आतंकी डॉक्टर आदिल ने ऐसा घर चुना सहारनपुर में जिसके आसपास कुछ ना हो, खास तौर पे नई आबादी हो और आसपास अगर कभी निकलने की कोशिश की जाए तो आसानी से निकला जा सके। अब आपको पीछे जो घर देख रहे हैं, ये घर आपको दिखाते हैं, यहाँ पर वो रहता था और यहाँ से जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकेयर हॉस्पिटल है, फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल है, उसकी दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर के आसपास है और 250-300 किलोमीटर के आसपास की ये दूरी जो है वो दरअसल यहाँ से पैदल पूरी करता था। अब आप सोचिए 4 से 5 लाख रुपए सैलरी कमाने वाला व्यक्ति ऐसे ऐसे मकान में रहता होगा और इस कमरे के अंदर वो रहता था। इस पर अभी फिलहाल ताला लगा हुआ है, इसके मकान मालिक यहाँ पर नहीं है और खास तौर पे आसपास का अगर इलाका देखेंगे आप तो इसमें आपको एक प्लॉट जो है, अगल बगल के प्लॉट जो है वो खाली नजर आएंगे। ये आप देखिए खाली पूरी तरीके से प्लॉट पड़ा हुआ है। सामने जो प्लॉट है वो भी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे आपको हम दिखाते हैं तस्वीर, ये सामने देखिए घर के सामने का जो प्लॉट है वो भी पूरी तरीके से खाली पड़ा हुआ है। और तीसरा ये कि जो लोकेशन है वो है दरअसल ये बाबू विहार कॉलोनी है और बाबू विहार कॉलोनी में अगर आप सीधे जाएंगे इस गली को, ये गली आगे जाके खत्म हो जाती है क्योंकि आगे नहर है और नहर के आगे कुछ भी नहीं है, जंगल है, वीरान है। तो इस तरह की ये कॉलोनी है और इस कॉलोनी में ही वो अपना समय गुजारता था और यहाँ से 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर जो है वो यहाँ से उसकी दूरी लगती है। लेकिन जब वो यहाँ से घर से निकलता था तो सिर्फ पैदल ही जाता था। मतलब आप ये समझिए कि 5 लाख कमाने वाला व्यक्ति, पहली बात तो ये कि इस तरह की कॉलोनी में रहता था, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि वो ऐसे सन्नाटे वाली जगह पे क्यों रहता था। तीसरा ये कि जो पैदल रास्ता था वो तय करता था और ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पर आसपास जो है बहुत ज़्यादा घनी बस्ती तो नहीं लेकिन आगे जो है नहर भी है। इससे समझ में आता है कि वो उसने किस तरह से अपनी तैयारी पूरी की हुई थी। हमारे लोकल यहाँ के रिपोर्टर हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ के आसपास लोग बातचीत करने के लिए नहीं, किस तरह का था वो व्यक्ति और क्या उसका यहाँ पे लेने का घर उसने आखिर क्यों लिया होगा, क्योंकि 4 से 5 लाख रुपए इसकी सैलरी थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जब यहाँ पे 2024 के अंदर आदिल आया था, उसने विब्रोज के अंदर जॉब स्टार्ट किया था। उसके बाद आफ्टर दैट वह अप्रैल में इसी 2025 में फेमस हॉस्पिटल आया। तो उसके पैकेज के अंदर ये इंक्लूड था कि उसकी रिहाइश का इंतजाम भी मैनेजमेंट को ही करना था और मैनेजमेंट ने उसे एक अच्छा फ्लैट 2 BHK फ्लैट ऑफर किया। वो एक पॉश एरिया है, पटेल नगर उसे बोलते हैं, सिख फैमिली का वो मकान था और वहीं पर उस हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं उस पैकेज को ठुकराया आदिल ने और उसने कहा कि मेरी इन हिंदू फैमिलीज़ के साथ नहीं बनेगी और मैं चूंकि मुस्लिम हूं तो मैं यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद भी लगातार उसे कई सारे फ्लैट्स दिखाए गए लेकिन उनने उन सभी फ्लैट्स को डिनाई कर दिया और आखिरकार एक ऐसी जगह पर ये मकान चुना। ये डॉक्टर बाबर की मदद से, डॉक्टर बाबर ने उन्हें यहाँ पर मकान दिलाया था और ये मकान 1000 से 1200 रुपए की कीमत का है और जहाँ 5 लाख रुपए का उसका पैकेज है तो एक अच्छा मकान वो चूज कर सकता था, लेकिन यहाँ किया क्योंकि उसका जो निशाना था वो यहाँ के तालिब इल्म थे और यहाँ उसे टारगेट करना था, मीटिंग्स करनी थी, तो वो ऐसी जगह ऐसी चीज़ें वो टारगेट करना चाहता था दरअसल कि किसी तरीके से यहाँ के लोगों से बातचीत करके एक पूरा टेरर मॉड्यूल जो है उसको तैयार किया जा सके। ये वो गली है जहाँ पर वो रहता होगा तो जाहिर तौर पर इस गली में मूवमेंट भी करता होगा। तो इस तरह से उसको बाकायदा प्रशासन की तरफ से बाकायदा ये कहा गया था कि आप 2 BHK के घर में रह सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों से यहाँ पे बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आजम खान है। आजम साहब, ये बताइए कि ये जो डॉक्टर आदिल जो पास में ही आपके किराए पे रहता था, कभी इससे मुलाकात हुई आपकी? हाँ, 1-2 बार सलाम दुआ कभी आते जाते दिख गया तो होती रहती है। अच्छा, तो किस तरह का व्यक्ति था? कभी बातचीत में ऐसा लगा हो कि यार इतना बड़ा डॉक्टर यहाँ पे रह रहा है, कभी आप लोगों को कुछ? ना जी, ऐसा कोई शक नहीं हुआ। ना कोई उसकी ऐसी गतिविधि नजर आई कि भाई कोई संदिग्ध हो। बस आता था बेचारा यहाँ खड़ा, उसका एक स्कूटर खड़ा रहता था बस यहाँ। उसके होने की पहचान ये थी। अच्छा, नीला स्कूटर था? नीला स्कूटर उसका एक। नहीं तो अपना अंदर रहता था, कहीं आते जाते के सामने पड़ गया, सलाम दुआ हो गई, बस इतना उससे ताल्लुक था लोगों का। आप लोगों ने कहा कि भाई कहाँ से आए हो, कौन हो? एक बार बात हुई, उसने बताया कश्मीर से हूँ। अच्छा, फिर कश्मीर के आदमी से आदमी थोड़ा सा खुद भी बचना चाहे, भाई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, इसलिए बस फिर कोई मिलना। प्रोफेशन से, बाय प्रोफेशन से तो डॉक्टर था वो? जी बिल्कुल। तो यहाँ पर कभी लोकली कभी नहीं कुछ नहीं, लोकली कोई उसने ऐसा काम नहीं यहाँ इसने कि भाई किसी को।
तो कभी कोई लोग मिलने भी आते थे उससे? मिलने भी आते होंगे ज़रूर, लेकिन मैंने नहीं देखे जी किसी को। कभी ऐसे निकलते हुए देखा हो आपने, कोई गाड़ियां खड़ी हो, कुछ लोगों के अंदर आवाजें आ रही हो? जो मतलब हाँ, उसके पास आदमी भी कोई आते थे ज़रूर, लेकिन यूँ पता नहीं कौन, वो मेरे ख्याल के उसी हॉस्पिटल के ही लड़के आते थे जिस हॉस्पिटल में वो काम करता था। अच्छा। जी। और कोई ऐसी चीज जो आपको समझ में आती हो, जो आपको लगता है कि गड़बड़ थी, कुछ इस तरह की चीजें? ऐसा कुछ नहीं देखा जी। ऐसा कुछ नहीं। कितने समय तक रहा होगा? मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो रहा होगा। 3-4 महीने रहा है। जी। अच्छा। और ये किनका मकान है ये वाला? ये गांव के रहने वाले हैं, हाँ। मास्टर आबिद खां के बच्चे हैं। अच्छा, उनका मकान है। अच्छा, अभी पूरा मकान बंद है पूरी तरीके से? अभी तो बंद ही है ये जी। जी। तो वो पूरी तरीके से मकान बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बात करने के लिए। ये आप देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आए कि आपके मकान के जो उसका दिमाग था वो ये था, जो टेरर मॉड्यूल वो तैयार करना चाहता था, वो चाहता था कि आसपास दरअसल किसी भी तरह की कोई भी ऐसी लोकेलिटी ना हो जिससे वो पहचाना जाए। उसको बाकायदा डॉक्टर जो अस्पताल प्रशासन है उसकी तरफ से बाकायदा एक 2 BHK का फ्लैट जो है वो देने की बात की गई थी, सिर्फ 15,000 रुपये में, और वो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि आसपास के जो लोग हैं उसके मतलब के नहीं है, उसके हिसाब से नहीं है। जाहिर तौर पर वो ऐसी सन्नाटे वाली जगह चुनना चाहता था। अब आपको दिखाते हैं कि ये जो लोकेशन है, ये जो है जगह देखिए पूरी तरीके से खाली पड़ी हुई है। अगर कभी उसको भागने की ज़रूरत पड़ती तो इसी तरह के रास्ते का वो इस्तेमाल करता, और जाहिर तौर पर उसको अब गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार करके जो है बाकायदा इस पर जो है पूछताछ की जा रही है। उसके तमाम चैट्स को खंगाला जा रहा है, वो किससे किससे कनेक्टेड था उससे खंगाला जा रहा है। मुजम्मिल जो है, जिसने सबसे पहले यहाँ पर उसको उसकी मुलाकात करवाई, उसको जॉब दिलवाई, वो भी अब टारगेट पर है। लेकिन इनके साथ तमाम कड़ियाँ जो हैं वो लगातार जो हैं जोड़ी जा रही हैं। अब आपको हम नहर दिखाते हैं। ये पास में आप जो नहर देख रहे हैं, ये पूरा इलाका देखिए किस जगह पे आप आ चुके हैं। आप सोचिए ज़रा, कोई भी नॉर्मल डॉक्टर जो है ऐसी लोकेशन में क्या रह सकता है? सवाल ये खड़ा होता है कि इस तरह की जांच जो है वो होनी चाहिए कि किस तरह के उसने मॉड्यूल्स को इस्तेमाल करने के लिए किस तरह की लोकेशंस को चुना, और वो लोकेशंस जो है हम आपको न्यूज़ नेशन पर एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि उसके घर के आसपास की लोकेशन किस तरह की थी, आखिर उसने ऐसी जगह क्यों चुनी। तो ये वो जगह हैं जहाँ पर वो आया। हो सकता है आसपास के लोकेशन की उसने रैकी की हो, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाकायदा टेरर को फैलाने के लिए जिस तरह के मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया वो साफ तौर पे यहाँ पर देखा जा सकता है। जैसे कि जम्मू कश्मीर में अगर आपको देखें तो बाकायदा वहाँ पर बड़ी संख्या में गोला बारूद जो है वो बरामद हुए, और RDX से लेकर 40 किलो RDX से लेकर के तमाम चीज़ें बरामद हुई, वो साफ तौर पे दिखती है। अब ये देखिए, ये जो जगह है ये नहर है, और नहर के पास में आपको हाईवे भी दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा आपस में कनेक्टेड हो जाता है। यहाँ से मुजम्मिल का जो घर है, वो डॉक्टर अदील का जो घर है, जो जहाँ पे उसने किराए पे ये घर लिया था, वो आपको दिखाते हैं। वो ये गली है जो कि साफ तौर पे आप इसमें देख सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी जांच चल रही है। NIA तमाम एजेंसियां इस मामले को लेकर के जांच कर रही हैं। जो सहारनपुर का कनेक्शन है उसको भी खंगाला जा रहा है। कई और लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। 25 जगहों पर छापेमारी जो है वो भी हुई है। साफ तौर पे ये दिखाता है कि ये पूरा टेरर मॉड्यूल जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयारी कर रहा था। जाहिर तौर पर अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। आतंकी डॉक्टर अदील ने ऐसी जगह क्यों चुनी, इसके पीछे दरअसल उसका पूरा एक मकसद था। सबसे पहले आपको वो जगह दिखाते हैं जो शायद ही किसी ने दिखाई हो। घर के करीब 50 मीटर आगे आपको पहले तो ये नहर दिखाई देगी। ये नहर आप देखिए, हालांकि इसमें पानी अभी नहीं है। दूसरी तरफ आप देखिए सामने पूरा जंगल है, वो आप देखिए बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं, छुपने की बहुत अच्छी जगह है ये। ठीक है, अब आपको देखिए सामने हाईवे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, सामने हाईवे आपको दिखाई दे रहा है, बसें जा रही देखिए, और सामने से ही ये रोड पासिंग होते हुए जंगल के पास से होते हुए थोड़े बहुत घर आपको दिखाई देंगे। इधर होते हुए यहाँ से लेकर के अब ये सीधे यहाँ से 50 मीटर आगे उसका घर है जहाँ पर वो 3-4-5 महीने से रह रहा था। यहाँ पर रहने का मकसद आप समझिए, दरअसल जब भी कोई इस तरह के आतंकी अपना मॉड्यूल बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी मीटिंग्स होती हैं। उनकी मीटिंग्स के दौरान वो ऐसी जगह चुनते हैं जहाँ पर वो चुपचाप अपनी गतिविधियों को अंजाम दे सकें, अपने हथियार छुपा सकें, अपने लोगों को ला सकें,
और उस दौरान किसी को जरा सा भी शक और शुबा ना हो, यानी कि कोई सीसीटीवी नहीं, किसी तरह से गाड़ियों का मूवमेंट नहीं, क्योंकि आप देखेंगे यहां पर कोई भी सीसीटीवी आपको बमुश्किल ही शायद ही किसी के घर में लगा हो, ना के बराबर है। कोई भी सीसीटीवी आपको यहां पर इस पूरे इलाके में शायद ना दिखाई दे। उसके बाद जो है यहां से ठीक 50 मीटर के आगे जो है वो किराए पर लेकर के मकान रहता था। रेंट मात्र 1500, मेरे ख्याल से 1500 से ज़्यादा या 2000 से ज़्यादा रेंट नहीं होगा। तो इस तरह की कंडीशन जो थी उसने बना के रखी थी। आतंकी डॉक्टर अदील जो है, जिसको मुजम्मिल बाकायदा यहाँ पर लेके आया और सहारनपुर में बाकायदा उसको हॉस्पिटल में जॉब दिलवाई और साथ में अलग अलग हॉस्पिटल में वो लेके गया। ऐसे ही वो इस ऐसी जगहों को चुन रहा था जहां पर पूरी तरीके से वो सुरक्षित रहे। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये गली तो आप देखिए, सामने गली देखिए, और गली के साथ में आप ये भी देखिए कि किस तरह की ये लोकेशन है। तो इस तरह की पूरा सिस्टम उसने क्रिएट किया हुआ था और डॉक्टर बाबर जो है उससे भी पूछताछ की जा रही है, उससे भी उसके कनेक्शंस को खंगाला जा रहा है। कड़ियां दर कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर बाबर, डॉक्टर मुजम्मिल, इसके अलावा तमाम और जो डॉक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आपस में उनको जोड़ करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। कई और पात्र खुलने इसमें भी बाकी हैं। कोशिश ये है कि पूरी कड़ियों को जोड़ने के बाद एक अंतिम रूप इसको दिया जा सके कि इस पूरे टेरर मॉड्यूल के कनेक्शन आखिर कहां कहां तक हैं, और पाकिस्तान जिस तरह से लगातार कोशिश कर रहा है भारत में दहशत फैलाने की, उसमें कितने किरदार भारत में रह करके इस तरह के टेरर मॉड्यूल को चला रहे हैं। जैश ए मोहम्मद से लेकर के तमाम आतंकी संगठन जो हैं वो इसमें सामने आ चुके हैं। तमाम तरह के RDX 40 किलो RDX 3000 विस्फोटक सामग्री जो है पकड़ी गई फरीदाबाद से लेकर के, और पूरा कश्मीर इसमें इन्वॉल्वेशन आप देखिए। बाकायदा पंजाब पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, तमाम पुलिस जो है वो लगातार ऐसे आतंकियों को ढूंढ रही थी। इसी बीच में जब ये इन लोगों से संभला नहीं तो दिल्ली में अटैक हुआ, और दिल्ली में अटैक होने के बाद ये शक और शुबा पूरी तरीके से क्लियर हुआ कि कहीं ना कहीं पूरा आतंकी मॉड्यूल जो था वो भारत में रहकर ही जो है पूरा काम कर रहा था। तो फिलहाल लगातार जांच जारी है। अभी देखना यह होगा कि इस कड़ी में और कौन कौन से नए खुलासे होने बाकी हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े तमाम तार अब लगातार एजेंसियां जोड़ रही हैं। जिस तरह से सहारनपुर में फेमस मेडिकेयर में डॉक्टर अदील जो है वो काम करता था, और किस तरह से वो पूरा अपना एक जाल बिछाने की उसने कोशिश की थी। सहारनपुर की बात हो या फिर मुरादाबाद की बात हो या अलग अलग जिलों की बात हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक पूरा टेरर मॉड्यूल को तैयार करना एक तरह से उसकी जिम्मेदारी थी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी कड़ी को लगातार वो जोड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर अदील दरअसल इसी अस्पताल में, जो फेमस मेडिकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, लंबे समय तक यहाँ पर उसने काम किया। वो एक सर्जन के तौर पर यहाँ पर काम करता था, और कहीं ना कहीं जो NIA ने जब उसको गिरफ्तार किया तो एक इस अस्पताल के अंदर भी बाकायदा जांच की। तमाम जो डॉक्टर अदील के साथ में लोग काम करते थे, जो टेरर मॉड्यूल एक तरह से बन चुका था, वो उसके साथ कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की और आतंकी अदील को गिरफ्तार किया गया। उससे लगातार जो है पूछताछ की जा रही है। लेकिन आइए चलते हैं इस अस्पताल के अंदर और यहाँ पर जो लोग काम करते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि वो किस तरह का था, कैसे उसका व्यवहार था और किस तरह से वो कड़ियों को आपस में जोड़ करके यहाँ पर पूरा एक नेक्सस तैयार करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आपको दिखाएं कि ये एक हॉस्पिटल है, और इस फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में बड़ी संख्या में लोग मरीज आते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको नाम मिटे हुए दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डॉक्टर शादाब MBBS डॉक्टर के ऊपर ही एक नाम लिखा हुआ करता था, जहाँ यहाँ पे हल्का सा आपको यहाँ पे डॉक्टर अदील जो है दिखाई देगा। लेकिन अब उसका नाम हटा दिया गया है पूरी तरीके से, क्योंकि NIA ने उसकी गिरफ्तारी कर ली है। और हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे यहाँ के जो मैनेजर हैं, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर आया था, क्या ट्रेल था और किस तरह से का व्यवहार था, वो समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में यहाँ पर सर, आप अपना पूरा तारुफ दीजिए मुझे। और मनोज जी, किस तरह से डॉक्टर अदील जो था वो कब आपके पास आया, किस माध्यम से आया, और
कितने समय तक रहा? नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर मनोज मिश्रा है और हम इस अस्पताल को रन कर रहे हैं 9 जून 2023 से। सारे ऑपरेशनल राइट्स हमारे पास हैं। इस साल जनवरी फरवरी में हमारे यहाँ मेडिसिन डिपार्टमेंट में पोस्ट खाली थी। हमारे जो पूर्व फिजिशियन थे वो जॉब छोड़ के चले गए थे, तो हमारे अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर हैं अंकुर चौधरी, वो वी ब्रॉस हॉस्पिटल जो दिल्ली रोड सहारनपुर पे हैं, डॉक्टर अदील के साथ काम करते थे। उन्होंने मेरे को डॉक्टर अदील का रेफरेंस दिया और डॉक्टर अदील से भी बात करी और मैंने उनसे संपर्क साधा डॉक्टर अदील से काम करने के लिए। और जो एक जॉब के लिए नेगोशिएशंस होते हैं सैलरीज के और टर्म्स एंड कंडीशन के, उसके बीच में हमारी लगभग 15-20 दिन बात चली, 2-3 राउंड की, और फाइनली हमने उनका अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूट किया। 20 मार्च 2023 को उन्होंने एज ए फिजिशियन हमारे यहाँ ज्वाइन किया। 20 मार्च 2025 2000। जी। और बस अगर फिर उसमें जो कुछ चीज़ें हैं जो हमें भी स्ट्राइक करती हैं माइंड में कि हमारे यहाँ ऑलरेडी एक बिल्डिंग है, सिख फैमिली है, उसमें कोई बैंक मैनेजर रहता है, कुछ डॉक्टर्स रहते हैं, तो हमने भी मतलब उस पर 2 BHK फ्लैट्स लिए हुए हैं और रेंट ऑर्गेनाइजेशन ही पे करती है उन रूम्स का। तो डॉक्टर अदील को एकोमोडेशन की ऑब्लिगेशंस चूँकि हमारी थी, हमने ऑफ़र किया कि सर आप यहाँ रह लीजिए, तो उन्होंने मना किया। मना करने की क्या वजह थी? मना करने की कि मेरे को नहीं है, या तो उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उससे मैच नहीं खाता है सारे हिंदू, जो भी होगा एक्सवाइड जज। मुझे ये भी नहीं समझ में आता है मुझे यहाँ पे क्या कमेंट करना चाहिए, क्या लोग उसका मतलब निकालेंगे, लेकिन उन्होंने मना किया। इसके अलावा जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं मिस्टर असलम जैदी, उन्होंने भी कई कॉलोनीज़ में काफ़ी रूम्स उनको दिखाए। अब हम कनेक्ट करके देखते हैं कि वो एक आइसोलेटेड जगह ढूंढ रहे थे जहाँ पे वो आराम से रह सकें, अपनी चीज़ों को कर सकें और अपनी मानसिकता टाइप के लोगों को वो चयनित भी कर सकें। एग्जैक्टली अगर आप उसको रिलेट करोगे तो आपको यही समझ में आएगा जब चीज़ें आप रिलेट करते हो, क्योंकि हमारा उनके प्रति जो इंटरेक्शन था बहुत ही अच्छा था। अभी आप मेरे से मिलने और आप मेरे गले लग जाएं सीधा, आप कैसे हैं, और बोल के झट से निकल जाएं, तो आप एक आम इंसान के सोचो कितना डाउन टू अर्थ व्यक्ति है। दूसरी बात, मरीजों को बहुत अच्छे से देखना, उनकी फैमिली से उनसे अच्छे से कन्वर्सेशन करना, ट्रीटमेंट की जो उनके स्किल्स थे बहुत ही ज़्यादा उम्दा थे। लोग बहुत जल्दी वो एक अच्छे डॉक्टर थे, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहार क्या था, किस तरह से मिलना क्या? हाँ, हम लोगों से तो घुलना मिलना उन्होंने कभी किया नहीं। जितना मिले बहुत अच्छे गले मिलते थे सीधा, और बहुत अच्छी बातें करते, तो कभी इस बात की तरफ इशारा गया नहीं कि ये एक टेरेस भी हो सकते हैं। अच्छा, कितना वक्त गुजारते थे वो यहाँ पर? यहाँ वो सुबह 10 साढ़े 10 बजे डेली आ जाते थे और शाम को 7 साढ़े 7 बजे अपना यहाँ से जाते थे। उसी दौरान क्या कुछ सस्पिशियस आपको लगा कि यार कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके व्यवहार से लेकर के, या इसके मूवमेंट से लेकर के, या इसके पास कॉल आने से लेकर के, तमाम चीज़ों से लेकर? सर, ये अस्पताल एक पब्लिक प्लेस है और दिन भर में 50 लोग आते हैं, 50 जाते हैं। OPD होती है, IPD होती है, और वैसे भी हमारा जो पेशेंट्स चंक है वो मुस्लिम्स का है, तो इसमें जज कर पाना या आइडिया लगा पाना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हम अपने ऑफिसेज में रहते हैं, हमारा काम बाहर बैठने का नहीं होता, तो डायरेक्टली हम लोग इसमें आइडेंटिफाई नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर उसको लाने का सबसे इम्पोर्टेंट फेस कौन था? यहाँ पर जब वो सहारनपुर आया तो सबसे पहले उसको कौन लाने वाला था? सर, इसकी जानकारी आपको वी ब्रॉस हॉस्पिटल दे सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ वो वी ब्रॉस हॉस्पिटल से रिज़ाइन करके आए थे। इवन जो उनकी सर्विस पे नोटिस की जो सैलरी थी वो भी हमने ही पे करी है डॉक्टर दिल को। उन्होंने कंडीशन रखी थी अगर मैं इमीडिएट क्विट करता हूँ वी ब्रॉस हॉस्पिटल से तो मेरी जो वहाँ से सैलरी आती है वो आपको पे करनी पड़ेगी। आइए थोड़ा सा चलते हैं डॉक्टर अदील के रूम में, अगर आप हमें थोड़ा सा दिखा सकें, और साथ में ये भी कि इसके बाद आपने पूरे अस्पताल की रैकी की, क्योंकि आतंकी अदील आपके अस्पताल को एक तरह से अड्डा भी बना सकता था, कहीं कुछ हथियार भी छुपा सकता था, इसको आपने तलाशी? बिल्कुल सर, हम सभी लोगों में भय का माहौल है और उस दिन से हम लोग मतलब आप सही कहें, नींद भी सही ढंग से नहीं आती है, क्योंकि लाल किले वाली घटना देखेंगे, आज जम्मू कश्मीर में जो घटना हुई है एक्सप्लोजिव वाली, तो आप जब रिलेट करेंगे तो आपके समझ में आएगा कि कैसा आदमी जिसके साथ आप दिन रात मिलते थे, बातचीत करते थे, वह आतंकवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। और ऐसे किसी पे भी विश्वास कर पाना या मतलब समय लगेगा इन चीज़ों को भरने में। तो इसमें आप जैसे तमाम चीज़ों को आपने चेक किया? हमने भी किया और बाकी जो एजेंसीज आई हैं उन्होंने भी अच्छे से
देखा है। तरीके से चेक किया, कोई चीज़ें छुपी तो नहीं? बिल्कुल, हमने अपने व्यक्तिगत स्तर पे भी हमने चेक करवाया है और जितनी भी एजेंसीज़ हैं उन्होंने भी इसको प्रॉपर्ली चेक किया है। अब आपको दिखाते हैं वो रूम जिसमें डॉक्टर अदील प्रैक्टिस करता था और ख़ासतौर पे उसी रूम में पेशेंट्स जाते थे मिलने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए। वो कौन सा रूम है सर? सर यही है, यही ये OPD 1। अब यहाँ पे कोई और है, तेजस सूद साहब हैं डॉक्टर, वो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन अब पहले ये जो रूम था ये डॉक्टर अदील का हुआ करता था। यहीं पर वो बैठ करके प्रैक्टिस करता था और यहीं पे बैठ करके ट्रीटमेंट करता था। यही रूम अलॉट किया गया? बिल्कुल सही, ये रूम अलॉट कर किया गया था उनको और यहीं से बैठ के वो अपने पेशेंट्स देखते थे और मरीजों का इलाज करते थे। मरीजों का इलाज करते थे। सुबह टाइम पे आ जाता था वो टाइम पे आते थे, टाइम पे जाते थे। कभी भी ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं थी जो कि सस्पिशियस हो। लेकिन आज अगर हम रिलेट करते हैं, चीज़ों को कनेक्ट करते हैं जो दिन भर आपके दिमाग में चलती हैं, तो वास्तव में समझ में आता है कि वो आदमी थोड़ा सा तो सस्पिशियस था। कुछ डिफरेंस था उसके अंदर, मतलब आम बोलचाल? बिल्कुल सर, नहीं ऐसा नहीं है, मिलनसार व्यक्ति था। लेकिन एक आइसोलेट जगह में आपका मकान लेना, आप कटे कटे रहना, आपसे क्षणिक मिलना, कोई मतलब ना रखना। और मैंने जब वो छुट्टी पे गए थे 24 अक्टूबर को उनको मैसेज किया, मैरिज ख़त्म करके आप आइए, अस्पताल सफ़र कर रहा है सर्विसेज। उन्होंने मेरे मैसेज के जवाब नहीं दिए। 1 तारीख को उन्होंने ज्वाइन किया, उनको मुझे रिपोर्ट करना चाहिए था, उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी नहीं किया। इवन जब वो यहाँ से गए, पहले अपनी बीमारी का बहाना लगाया उन्होंने, मैं बीमार हूँ, ये हूँ, वो हूँ। उसके बाद उन्होंने मम्मी का बहाना लगाया और भागने के उसमें थे कि यहाँ से निकल, उनको आभास हो गया था कि कुछ घटित होने जा रहा है। तो भी मेरे को किसी भी चैनल से कोई भी सूचना नहीं मिली, जबकि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो पहले हमसे डिस्कस करें। इवन मैरिज तक में हमें उन्होंने इनवाइट नहीं किया। मतलब एक तड़प शुरू हो चुकी थी नवंबर के हफ्ते में, अगर हम शुरुआती हफ्ता कहें तो एक तरह से तड़प उसके अंदर शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसका जो मकसद था वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। बिल्कुल 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 ऐसा है। तो इस तरह से आप पहले रूम देखिए, दिखाइए। ये रूम था जो कि फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल के अंदर का रूम था, जिसमें वो यहाँ पर प्रैक्टिस करता था और ख़ास तौर पे यहीं पे मरीजों को वो देखता था, यहीं पे मरीजों का ट्रीटमेंट भी किया जाता था। और इस अस्पताल के अंदर उसने लंबा थोड़ा बहुत ठीक ठाक समय बिताया। और कहते हैं कि यहाँ पर जो मनोज जी हैं, उनका व्यवहार चूँकि इतना अच्छा है अपने स्टाफ के प्रति, अपने लोगों के प्रति, और जाहिर तौर पर इतने बड़े अस्पताल के अंदर अगर आप देखें तो ये पूरा अस्पताल आप दिखाइए ज़रा। इस अस्पताल के अंदर 50 मरीज आते हैं और 50 मरीज को देखने के लिए जो डॉक्टर्स हैं उनकी एक पूरी टीम है। अब वो टीम जो है उसमें सुबह से शाम तक लोग बिजी रहते हैं, सुबह आए शाम को वापस चले गए। तो इंटरेक्शन जो है इन बिटवीन वो बहुत ज़्यादा एक डॉक्टर का दूसरे डॉक्टर से तभी हो पाता है जब वो फ्री रहता है, और फ्री टाइम में ही वो एक दूसरे से इंटरेक्शन कर पाते हैं, तभी कुछ बातें सामने आती हैं, नहीं आती है। तो मनोज साहब, ये एक सवाल था कि क्या मूवमेंट केवल इतनी जगह पे होता था, कहीं और भी वो जाते थे इस अस्पताल के अंदर? ऊपर वार्ड है सर, ICU है हमारा, जनरल वार्ड है, और बस वहीं तक जाना आना और कुछ नहीं। वहीं तक जाना आना था। डॉक्टर्स के भी आपस में जितने हमारे हैं, आपस में मरीजों को लेके बातचीत होती थी। मान लीजिए कोई सर्जरी का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर बढ़ा है या शुगर है, तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं उनसे इंस्ट्रक्शंस लेते थे, ट्रीटमेंट करते थे। अब लास्ट सवाल मेरा आपसे कि बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका समय कीमती है। अब आप लोग ने क्या सोचा है, इस तरह से अपॉइंटमेंट करना, लोगों को इस तरह से अपने यहाँ रखना, कहीं ना कहीं एक बड़ा सर देखिए, विश्वास तो डगमगाया है, ठीक है, और अभी हम लोग भी जांच के दायरे में, ऐसा नहीं है कि हमें कोई क्लीन चिट मिल गई है। हमें डर लगता है कहीं इसके छींटे हमारे ऊपर भी ना है, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है जो सैकड़ों लाखों लोगों की जान से खेला जा सकता था। और हमें काफ़ी लोगों ने बोला पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराया गया उसका, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था ऐसा जो पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता, पहले से एक अस्पताल में डॉक्टर कर रहे हैं। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में जितनी भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे या रखेंगे, प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन के बाद जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस हैं या इंस्ट्रक्शंस हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, हम उसको फॉलो करते हुए उसको। लेकिन आपने पुलिस वेरिफिकेशन जो है उस समय नहीं करवाया था? नहीं सर, पुलिस वेरिफिकेशन हमने नहीं कराया था। एक्चुअली जो यूपी मेडिकल काउंसिल हैं उनको प्रैक्टिस की इजाज़त दी है। लाइसेंस था? लाइसेंस था। और दूसरी बात ये है कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी क्या नाम है इस्टेब्लिशमेंट हैं हेल्थ के, चाहे वो प्राइवेट हैं या सरकारी है, इसको मैनेज करती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के अंदर हम लोग रजिस्टर्ड हैं। हमारे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स
आ रहे हैं या जा रहे हैं उसका KYC और डेटा उसके अंदर रहता है, तो वहाँ पर शक की गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब कश्मीर का ऐसा मामला आ गया, आपको लगता है कि कश्मीर के जो भी डॉक्टर्स हों वो उनको मैं करना मुश्किल हो जाएगा? बिल्कुल मुश्किल होगा, और ये कैमरे पे बोलना या किसी आगे बोलना उसमें भी होगा तो बांटने वाली बात है, लेकिन विश्वास हम लोगों का डगमगाया है कि आने वाले समय में किसी भी कश्मीरी डॉक्टर या पैरामेडिकल स्टाफ को जॉब पे देना, तो मैं क्या, हर इंसान डरेगा इस चीज़ से। एक इंसान ने लाखों लोगों के लिए गड्ढा खोद दिया है। जांच एजेंसियों को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से? सर मैं बिल्कुल थैंक यू करना चाहूँगा मीडिया का भी और जांच एजेंसीज़ का भी। बहुत प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने काम किया है, जितना मेरी छोटी समझ काम करती है और वो लोग बहुत तरीके से अपनी इस इन्वेस्टिगेशन को कर रहे हैं, बहुत बारीक से। उन्होंने किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया। कोई दोस्त अदिल का था यहाँ पे जो घनिष्ठ मित्र रहा हो, उसको किसी को लेके आता हो यहाँ पर? सर मुझे ऐसी कोई जानकारी, क्योंकि डॉक्टर अदिल हमसे हमेशा कटे कटे रहे, हमसे कभी उन्होंने वैसा पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं, खड़े खड़े बात हुई निकल गई। और यहाँ का जो हमारा लोकल स्टाफ है अस्पताल का, उनके साथ ही उठना बैठना मिलना उनका होता था। बाहर वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हमें नहीं मालूम। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ नेशन से बातचीत करने के लिए। तो आइए आपको हम बताते हैं कि ये अस्पताल जिसमें अदिल ने समय अपना बिताया, और ख़ास तौर पे ऐसे समय में जब वो अपनी नापाक साजिशों को रचने की तैयारी कर रहा था, वो यहाँ पर काम कर रहा था। काम करने के साथ में ही वो अपना मॉड्यूल तैयार कर रहा था कि किस तरह से उसको तैयार किया जाए। चलिए बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि सहारनपुर के इसी रोड पर जो ये अस्पताल मौजूद है, इसी अस्पताल में लंबे समय तक वो रहा, और उसके साथ में इसी दौरान उसने तमाम चीज़ों को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। अभी जो जांच एजेंसी NIA ने जो अदिल को गिरफ्तार किया है, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं कि किस तरह से पश्चिमी यूपी में वो अपना नेटवर्क तैयार कर रहा था। मुजम्मिल नाम का जो शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया है, डॉक्टर मुजम्मिल, वो भी इस जांच घेरे में है, और लगातार जो है जांच एजेंसीज जो हैं कड़ियाँ जोड़ने में लगी हुई है, किस तरह से मॉड्यूल काम करने वाला था और पश्चिमी यूपी को किस तरह से दहलाने की कोशिश जो की जा रही थी। और ठीक जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उससे, और साथ में फरीदाबाद में जो RDX और तमाम चीज़ें जो पकड़ी गई और विस्फोटक सामग्री जो पकड़ी गई, 3000 किलो से ज़्यादा का जो सामग्री पकड़ी गई, वो साफ तौर पे ये दर्शाता है कि पूरा नेक्सस था और कहीं ना कहीं इसके तार लंबे जुड़े हो सकते हैं। तो ये अस्पताल है जो हमने आपको दिखाया, लेकिन यही अस्पताल इस कड़ी में नहीं है। डॉक्टर अदिल का नेटवर्क दरअसल और जगहों पर भी था। न्यूज़ नेशन आपको परत दर परत सारी चीज़ें बताएगा, सारे सीक्वेंस में, कि आदिल कैसे आया, कैसे अस्पतालों में उसने जॉब की और कैसे वो आतंकी षड्यंत्र भी रच रहा था। डॉक्टर अदिल एक शख्स को यहाँ पर लाने की लगातार कोशिश कर रहा था। वो कौन था, मनोज जी इससे बातचीत करेंगे। सर, कौन वो शख्स था जिसको लाने की लगातार वो आपसे बातचीत कर रहा था? क्या डॉक्टर मुजम्मिल था? सर मेरे को नाम तो नहीं मालूम डॉक्टर मुजम्मिल थे या नहीं। डॉक्टर अदिल ने इसी साल मार्च अप्रैल में मेरे को कई बार अप्रोच किया कि उनके एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं जो कि सर्जन हैं और हज़ारों सर्जरीज कर चुके हैं। आप कैसे भी अपने यहाँ के जो इन हाउस सर्जन हैं डॉक्टर अंकुर चौधरी, उनको रिप्लेस करके उनको ज्वाइनिंग दे दीजिए। अब ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, जो आदमी उनको जॉब के लिए लेकर आया, ये उन्हीं को हटाने के लिए मेरे को बोल रहे हैं। और फिर मैंने उन्हें जो लेकर के आया है उसको हटा करके, हाँ उन्हीं के रेफरेंस से मतलब डॉक्टर अंकुर चौधरी ने ही मुझे उनका नंबर और रेफरेंस दिया था, और मैंने खुद अप्रोच किया था डॉक्टर अदिल को। तो मेरे को थोड़ा सा उस टाइम सरप्राइजिंग भी लगा कि डॉक्टर अंकुर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लोकल व्यक्ति हैं, ये क्यों बोल रहे हैं कि बाहर से दूसरा सर्जन अपॉइंट कर दो आप कश्मीर से। मैंने उस बात को सुनते ही डिनाई कर दिया। 2-3 बार मेरे को बोला, तो जब मुझे रखना ही नहीं था और काम करने, तो मैंने फिर ना बात की, ना नंबर लिया, ना पूछा, ना मेरी इस बारे में फिर आगे बातचीत नहीं हुई। लेकिन नाम आपको याद नहीं आ रहा? मुझे नहीं मालूम। मैंने डायरेक्टली, जब हमारे यहाँ एक फैसिलिटी में कोई पर्सन काम कर रहा है, अपना 100% देकर फुल टाइम आपके पास है, आप कैसे उससे क्यों हटाओगे? कुछ रीज़न होना चाहिए ना। तो इसने 2-3 बार आपसे बोला कि 2-3 बार मेरे से बोला कि मेरा एक दोस्त है, MS सर्जरी है, मेरे साथ पढ़ा हुआ है और बहुत काबिल सर्जन है, और उसके आने से आपका काम बहुत बढ़ेगा। लगा हुआ कि जिस शख्स ने आपने रखवाया उसी को ये एथिक्स के अगेंस्ट है। आप खुद देख रहे हो कि एक ऑलरेडी सर्जन हमारे यहाँ काम कर रहा है,
और उन्होंने ही आपका नाम रिकमेंड किया था यहाँ आने के लिए, आप उन्हीं को हटाने की बात कर रहे कितने दिन पहले की बात है जब वो अपने बंदे को यहाँ पे सेट करना चाह रहा था? हो। मार्च अप्रैल की बात मान के चलिए। जब वो उसने ज्वाइन किया उसी के बाद? तब मैंने एक दो तीन बार उन्होंने बात की और मैंने सीधे डिनाई कर दिया, तो उन्होंने फिर मेरे से कभी इस बारे में सवाल नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो अपने किसी साथी को लाके यहाँ ज्वाइन कराना चाहते थे, लेकिन वो बात ही नहीं बन पाई, हमने डायरेक्टली मना कर दिया। 24 नवंबर 2024 ये वो तारीख थी जब डॉक्टर आदिल सहारनपुर में मौजूद था। उस समय डॉक्टर आदिल, जो आतंकी डॉक्टर आदिल है, उसने सबसे पहले जॉब शुरू की इसी विब्रोस हॉस्पिटल में। इस विब्रोस हॉस्पिटल में किस पोजीशन पर वो आया, ये तफ्तीश करने के लिए न्यूज़ नेशन विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर पहुंचा हुआ है। आपको हम दिखा रहे हैं पहले ये हॉस्पिटल के साथ में यहाँ के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे कि 2024 में 24 नवंबर को जब वो यहाँ आया तो क्या उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और किस माध्यम से उसने यहाँ पर जॉब की, किस तरह से वो किस तरह का डॉक्टर था, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हॉस्पिटल पहुँचे हुए हैं। और यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जब यहाँ पर जॉब करने आया तो वो किन किन माध्यमों से आया था और उसका क्या रोल था यहाँ पर। तो यहाँ पे हम पहुँचे हुए हैं, ये है रिसेप्शन। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब वो जॉब करने के लिए यहाँ आता था तो इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता था, अपने रूम में जाता था। और ये आप देखिए, ये अस्पताल है, विब्रोस हॉस्पिटल है। और विब्रोस हॉस्पिटल में 24 नवंबर 2024 से वो यहाँ पर काम करता था। क्यों छोड़ा उसने यहाँ पर और ये छोड़ करके दूसरे हॉस्पिटल क्यों गया, उसके पीछे का कारण क्या था, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टाफ से हम बातचीत करेंगे। मैम आ जाइए आप ज़रा बाहर। यहाँ पे आप देखिए सुशांत दत्ता OPD 3 है, ये नहीं है उनका रूम। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर ममता वर्मा, मैं यहाँ पे विब्रोस में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अच्छा, विब्रोस में आप वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैम ये डॉक्टर आदिल तो आपको पता ही होगा क्या हो रहा है। तो डॉक्टर आदिल जो आतंकी, अब डॉक्टर आदिल के नाम से जाना जाता है, हाँ, हमारे आपको क्या लगता है कहाँ पर वो थे, उनका रूम क्या था, कौन सा था, ये सामने कब ज्वाइन किया था? उनका जो रूम है वो OPD नंबर 2 उनका था। अच्छा, ये रूम है, हाँ। अब हमने दूसरे डॉक्टर को दे दिया है। एंड 24 नवंबर 2024 को वो उन्होंने हमारे यहाँ पे ज्वाइनिंग लिया था। अच्छा, तो ये ज्वाइनिंग के पीछे कौन था वहाँ यहाँ पर? किसी को ज्वाइन कराने के पीछे कोई शख्स था जिसने यहाँ ज्वाइन कराया था? नहीं सर, इंडिविजुअली कोई शख्स नहीं था। दरअसल जितना भी चैन है वो रोहतक की मेन ब्रांच से हमारे यहाँ डॉक्टर्स रिक्रूट होते हैं और उनके थ्रू ही वो यहाँ पे आते हैं। तो वहाँ से ही वो हमारे यहाँ पे आए थे और मैम ने हमें डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर किए और हमने उनको अपॉइंटमेंट दिया था। अच्छा, मतलब जो HR के मूड से आते हैं वही मूड था। से आते हैं। तो कोई ऐसा शख्स था यहाँ पर आपके यहाँ जिसने कहा था कि ये मुजम्मिल है, इनका CV देख लीजिए, इनको बुला लीजिए यहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा नहीं था। अच्छा, मुझे ये बताइए कितने समय तक वो यहाँ पे रहे? वो केवल 2.5 से 3 महीने यहाँ पे रहे हैं, क्योंकि वो नवंबर 24 में आए थे और 3 मार्च में 5 मार्च में वो चले गए थे यहाँ से। अच्छा, कोई रीज़न था उनका जॉब छोड़ने के वजह? उनको सैलरी ग्रोथ दे रहा था फेमस वाला, एंड साथ में वो थोड़ा सा टाइम बाउंडेड थे कि उनको सैलरी 15 तक मिल जानी चाहिए। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा अप एंड डाउन चल रहा था, तो इस वजह से सैलरी टाइमिंग्स में थोड़ा सा डिले था। अच्छा, तो मतलब 15 तारीख से पहले ही उनको मिल जानी चाहिए सैलरी, इसको लेकर के वो नाराज? जी, इसको लेके वो थोड़ा सा अनसेटिस्फाई थे। नाराज नहीं, जिसको अनसेटिस्फाई कहा जाए। उनका कहना था कि मुझे 15 को ही सैलरी चाहिए और ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, सैलरी को लेकर के दिक्कत थी उनको। और दूसरा ये कि किस तरह का व्यवहार था, क्या स्वभाव था? देखिए सर, जब हमारे यहाँ वो रहे बहुत कम टाइम के लिए, और जितना टाइम वो शुरुआत में आए तो वो अपनी OPD में बैठे रहते थे। OPD में बैठ के वो अपना पेशेंट्स वगैरह देखा करते थे, फिर राउंड के लिए जाना ICU और HDU में। आने के बाद वो वापस अपना OPD में बैठ जाए। आपका पर्सनल असेसमेंट क्या कहता है जब आपसे वो मुलाकात करते थे, मिलते थे, बातचीत करते थे? आपका पर्सनल असेसमेंट क्या? देखिए सर, पर्सनली तो मैं कहूँ कि जितना हम लोगों ने 2-3 महीने में उन्हें जाना, तो कभी हम मतलब वी आर शॉक्ड कि एक आदमी जो ऐसा दिखता है वो ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जिस समय वो आए थे वो बिल्कुल शांत शिथिल रहते थे, एंड एज एन प्रोफेशनलिस्ट वो उनकी डायग्नोसिस बहुत अच्छी थी और पेशेंट उनसे खुश रहते थे। उनसे मिलने कोई आता था अस्पताल में? नहीं सर, यहाँ पे उनसे मिलने कोई नहीं आता। अच्छा, अब आप मुझे दिखाइए कि वो रूम कैसा था, अगर आप दिखा सकें तो। ये देखिए, ये रूम था। अब इसमें नाम किसी का और का पड़ा हुआ है। ये उनकी OPD थी, यहाँ वो बैठा करते थे। जी, ये उनकी चेयर थी एंड यहाँ पर वो बैठा करते थे। अच्छा, यहीं पर बैठ करके मरीजों को देखते थे। अच्छा,
तो ये वो जगह है, ये वो रूम है जहाँ पर जो डॉक्टर अदील है वो यहाँ पर आते थे और यहाँ पर आकर के डॉक्टर आतंकी अदील जो हैं वो यहाँ पर मरीजों को देखता था। ये उस रूम का ये हिस्सा है। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें आई, आप ये देखिए, ये वो सीलिंग है, ये पूरी जगह है जहाँ पर वो यहाँ पर बैठ करके अपना डॉक्टरी पेशा जो है वो करते थे। अब डॉक्टरी पेशा है क्या, कितना रहा है डॉक्टरी पेशा, तो आप भी जान रहे हैं। लेकिन आपसे एक ज़रूरी सवाल ये है कि आपने पूरे अस्पताल, जब इस तरह की घटनाक्रम हुआ उसके बाद आपने क्या किया, सैनिटाइज किया इसको पूरे हॉस्पिटल को? देखिए किया कहीं ऐसा तो नहीं डॉक्टर अदील, जो आतंकी डॉक्टर अदील है, उसने कहीं कुछ पाया हो? देखिए उनका वो हमारे यहाँ से बहुत कम टाइम पे रहे और मार्च में वो चले गए थे, तब तक तो ऐसा कुछ था ही नहीं। और मार्च से लेके अब तक में तो 6-7 महीने और आगे गुजर गए हैं। तो अब तो सैनिटाइज करना या चेक करने से कोई मतलब नहीं उठता, क्योंकि अगर कोई घटना करनी होती उन्हें तो वो उसी समय पे करके जाते हैं जी। हाँ, तो ये जिस तरह की अनंतनाग से राइफल मिली और AK-47 उनके उस अलमारी से मिली, जाहिर तौर पर वो पूरी चेन है कड़ी हुई। तो उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह से रिक्रूट कर रहे हैं लोगों को? सर डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट वहीं रोहतक से ही होता है, तो डॉक्टर्स का तो हम करते नहीं है। लेकिन अब हमने ये सोचा है कि पहले हम उनकी पुलिस इंक्वायरी कराएगा, जो भी स्टाफ हम लेंगे पहले उनकी पुलिस इंक्वायरी होगी, उसके बाद ही हम अपने यहाँ रिक्रूट करेंगे। बड़ी ताज्जुब की बात है कि पुलिस इंक्वायरी कई जगहों पे हमने देखा कि नहीं हुई। ऐसे आतंकियों की पुलिस इंक्वायरी तो होनी चाहिए थी ना, कम से कम। बिल्कुल होनी चाहिए थी सर, लेकिन दरअसल जो उनके डॉक्यूमेंट थे वो पूरे ऑथेंटिकेट थे, उनके पास पूरा उन्होंने हमें सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए। उन्होंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, अनंतनाग का डोमिसाइल एंड साथ में वहाँ के कमिश्नर थे, उनके थ्रू उनका करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह सभी चीज़ें थी। तो ये लगा कि भाई सब ऑथेंटिकेट ही है। साथ में UPMCI ने उनको रजिस्टर्ड किया हुआ था। तो उनके साथ कौन कौन डॉक्टर्स कनेक्टेड थे, कोई बातचीत? यहाँ पर कोई कनेक्टेड नहीं था, मतलब वो 2-2.5 महीना बहुत छोटा टाइम होता है और उसी में वो अनसेटिस्फाई थे, तो फिर इतना ज़्यादा वो डॉक्टर्स के साथ भी ज़्यादा मिक्सअप नहीं होते थे। नहीं मिक्सअप होते थे, और टाइम बाउंड होने की वजह से मतलब वो टाइम कितना मांगते थे, क्या टाइमिंग रहती थी उनकी? उनकी 9 बजे से लेकर 6 बजे तक की टाइमिंग्स थी और वो सही 9 बजे आ जाया करते थे और सही 6 बजे 6:15 बजे वो उठ जाया करते थे। शांत स्वभाव, मिलना जुलना किसी से नहीं सर, किसी से मिलना जुलना नहीं था। वो बैठ के अपना बस अपने रूम में, बल्कि ये OPD उनकी थी, तो कई बार हम लोगों ने उन्हें कहा कि सर यहाँ से उठ के थोड़ा सा ICU वगैरह में अपना ध्यान दिया कीजिए कि मरीज हैं, आप जाके उनके अटेंडेंट्स वगैरह से मिले तो थोड़ा सा ये रहेगा कि वो लोग आपको जानेंगे कि भाई एक डॉक्टर है यहाँ पे। कम्युनिकेशन कैसा था उनका? कम्युनिकेशन मरीजों के साथ अच्छा था, मतलब मरीज के अटेंडेंट उनसे सेटिस्फाई होते थे। अच्छा, कोई ऐसी संदिग्ध मूवमेंट या कोई ऐसी संदिग्ध बात आपको समझ में नहीं आई? नहीं, आज तक नहीं आई। इस प्रक्रिया को, जो अब कांड हुआ, इसको देख के पूरा स्टाफ ही शॉक है कि कोई आतंकवादी भी हो सकता है। ये चीज़ हम नहीं इसको कर पा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए, इन्वेस्टिगेशन करते करते न्यूज़ नेशन की टीम जो है इस अस्पताल पे पहुंची और जो हमने कमरा आपको दिखाया वो आपको दिखाया। डॉक्टर अदील जो था वो इसी हॉस्पिटल में समय गुजारता था और ख़ास तौर पे जो मरीज़ थे उनको देखता था। लेकिन किस तरह से वो आतंकी साजिश रच रहा था ये किसी को जानकारी इसकी नहीं थी, इसकी भनक तक नहीं थी। जाहिर तौर पर अनंतनाग या अलग अलग इलाकों से जिस तरह का ज़ख़ीरा पकड़ा गया, आप देखिए, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो श्रीनगर हो, अनंतनाग में जिस तरह के 40 किलो RDX की बरामदगी हुई, इसके अलावा 12 IEDs बरामद हुए, इसके अलावा हथियार बरामद हुए हैं। वो कड़ी जो है, वो 3000 kg विस्फोटक जो बरामद हुआ, वो कड़ी आपस में जोड़ी जा रही है और ये माना जा रहा है कि दरअसल ये पूरा मॉड्यूल जो है वो एक ही सिस्टम पर काम कर रहा था। पहले से ही इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, चूंकि शाहीन का आप अगर अकाउंट देखेंगे उसका बाकायदा 1.5 करोड़ का ट्रांजैक्शन है जो उसने 2014 से लेकर के 20 के बीच में किया है। ये तमाम कड़ियां जो हैं अब जांच एजेंसियां लगातार खंगाल रही हैं। न्यूज़ नेशन भी सहारनपुर आकर के तमाम उन कड़ियों को दिखा रहा है आपको, जिस आतंकी मॉड्यूल का पूरा सिस्टम एक तरह से काम करता हुआ दिखाई दिया है। पंजाब पुलिस ने बीते 6 महीने में 40 किलो RDX, इसके अलावा 12 IED और इसके अलावा हैंड ग्रेनेड्स जो हैं 20 और डेटोनेटर के साथ में तमाम छापेमारी में हासिल किए। ये पूरा एक
टेरर मॉड्यूल था जो लगातार काम कर रहा था। बीते 6 से 7 महीने में ये एक्टिव था और जिस तरह के हथियार बरामद हुए हैं, जिस तरह से आपने देखा कि AK-47 बरामद हुई, उसके बाद से ही इस पूरे नेक्सस पर अथॉरिटीज़ की और जांच एजेंसियों की नज़रें थीं। वो धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से होते हुए, पंजाब से होते हुए फरीदाबाद और फरीदाबाद के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर, दरअसल ये अड्डा बनता जा रहा था। एक डायरी बरामद हुई है जिसे आदिल की सीक्रेट डायरी कहा जा रहा है। इस सीक्रेट डायरी में 25 से ज़्यादा नाम दर्ज हैं। बताया ये जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, इस डायरी के अंदर उन लोगों के नाम दर्ज हैं जो कि ब्रेन वॉश करके आदिल के साथ में काम करने के लिए राजी हो रहे थे। उनका नाम, उनके पते और उनकी डिटेल्स जो है आदिल ने बाकायदा एक डायरी में संभाल के रखी और मोबाइल में भी वो तमाम चीज़ों को रख सकता था, लेकिन उसको पता था कि अगर ये मोबाइल किसी के हत्थे यानी कि अथॉरिटीज़ और जांच एजेंसियों के पास पहुंचा तो उसका भेद खुल जाएगा, उसका नेटवर्क का भांडा फोड़ हो जाएगा। इसलिए बाकायदा उसने डायरी में नाम लिखना उचित समझा। सहारनपुर को क्यों चुना? सहारनपुर में वो 24 अक्टूबर 2024 में अस्पताल में एक जॉब करता है, लेकिन वहाँ पर उसके तरीके के लोग जब नहीं मिलते हैं तो वो जॉब बदलने की बात करता है और 3 महीने के अंदर ही उस अस्पताल से जॉब से रेजिग्नेशन देता है और वजह बताता है कि आप हमें 15 तारीख से पहले सैलरी नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से वो दूसरी हॉस्पिटल यानी कि फेमस मेडिकेयर हॉस्पिटल में जाता है जो कि अंबाला रोड पे मौजूद है सहारनपुर में। सहारनपुर दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पे एक ऐसी मेन जगह है जिसको ये एक हब बनाना चाहता था, एक केंद्र बनाना चाहता था और तमाम जो आतंकी जो पकड़े गए हैं वो उनका पूरा एक नेटवर्क यहाँ पर क्रिएट करने का काम कर रहा था। एक बड़े आतंकी हमले की साजिश इससे साफ तौर पे जाहिर होती है कि जिस तरह से ये टेरर मॉड्यूल काम कर रहा है, अभी बहुत सारे खुलासे होने बाकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।